हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के विज्ञान के एक चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपके बोर्ड क्लासों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले तो सभी दोस्तों को शुभकामनाएं, जो आप 10th क्लास बोर्ड की जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हो। बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, आप अच्छे मार्क्स लेके आओ एग्ज़ाम में। और जो अपना पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो चैप्टर को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। तो आपको नोट्स चाहिए तो पहले पूरी क्लासें लो, उसके बाद में आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास जो पहला टॉपिक निकल के आता है वो आता है आपके पास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों ही चीज़ें सेम होती है, पर कंडीशन ऐसी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें डिफरेंट होती है। तो अपन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पे चर्चा करने से पहले हम इससे पहले आने वाली जो भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिनको जानना हमारे लिए आवश्यक है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास निकल के आता है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको भौतिक व रासायनिक परिवर्तन ये होते क्या हैं। इनके बारे में जब तक आप नहीं जानोगे, आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में नहीं पढ़ सकते हो। तो आपके पास जो पहला टॉपिक निकल के आता है भौतिक परिवर्तन, एक्चुअली में ये होता क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सेब का कटना, या फिर लोहे के ऊपर जंग लगना, या फिर मोमबत्ती का जलना, ये जो आपके जितने भी परिवर्तन होते हैं ना, ये आपके या तो भौतिक परिवर्तन में आएंगे या फिर रासायनिक परिवर्तन में। तो चलिए सबसे पहले अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। देखो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन होता क्या है। मैंने जिस हिसाब से मेरे नोट्स बनाए हुए हैं उसमें मैंने परिभाषा लिख रखी है, वह परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, उसे आप क्या कहोगे बेटा, भौतिक परिवर्तन। दोबारा से सुनो, वह परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है और आपके जो रासायनिक गुण है, यानी कि आपके पास कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, जो उसके भौतिक गुण हैं वो तो बदल रहे हैं लेकिन रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वो आपके पास भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात मूल गुणों में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। अब अगर अपन इसके एग्जाम्पल देखें तो आपके पास एग्जाम्पल निकल के आते हैं बेटा, जैसे पानी का बर्फ़ में बदलना। तो आप देखोगे जो पानी है वो पहले किस अवस्था में थी बेटा, लिक्विड फॉर्म में थी। फिर आपकी जो बर्फ़ बनी वो किस में आ गई, ठोस में। और फिर आप जब बर्फ़ को थोड़े समय के लिए बाहर रखते हो तो वापस से वो बर्फ़ किस में बदल जाएगी बेटा, पानी में। तो आपके पास जो ये बर्फ़ का पानी में और पानी का बर्फ़ में बदलना है, ये किस में आ रहा है बेटा, भौतिक परिवर्तन में। और आपके पास जो एक और पॉइंट निकल के आता है कि हमेशा जो भौतिक परिवर्तन होता है वो बेटा अस्थायी होता है। कैसा होता है बेटा, अस्थायी। अस्थायी का मतलब ये होता है बेटा कि इसके अंदर आपके पास कोई भी नया पदार्थ नहीं बदलता और ये जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होती रहती है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जो आपके पास भौतिक परिवर्तन होता है ना, वो हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में चलता है। किस में चलता है, हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में, यानी कि ये आगे भी चलता है और ये पीछे भी चलता है। अगर अपन इसके मेन एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि इसमें बेटा देखो, पहली चीज़ हमें ये बता रहा है कि इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा। पहली चीज़ तो ये हो गई आपके पास। एक तो आपके पास इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे मान लो आप कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो आप देखते हो कि बेटा क्या आपके पास वो कोयला उसी फॉर्म में रहता है, नहीं बेटा। वो क्या होता है, जलने के बाद में वो एक पाउडर के रूप में बन जाता है। किसके रूप में, पाउडर के रूप में। जैसे मान लो ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। अब इसको मैंने इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, आपके पास ये क्या बन जाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपको किसके फॉर्म में होता है, पाउडर के फॉर्म में। आपने जला के भी देखा होगा शायद। और जो आपके पास है बेटा कार्बन ऑक्सीजन जल रहा है, ये कौन से परिवर्तन में आएगा बेटा, एक रासायनिक परिवर्तन में, जो अपन दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तो अपन सिर्फ भौतिक परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं। और अगर अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें बेटा, तो आप देखोगे जो आपके पास भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं वो देखते हो आप, बल्ब का जलना देखते हो आप। कई बार जो आपके घर में बल्ब होता है आप उसको जला के देखते हो तो क्या होता है बेटा, वो जल जाता है। फिर वापस जैसे आप स्विच ऑफ करते हो तो वापस से वो बंद हो जाता है। तो ये एक चीज़ देख रहे हो बेटा, ये विक्रिया जलना ये आगे हो रही है और वापस बंद होना ये पीछे हो गई। तो आपके पास ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, उत्क्रमणीय। क्या हो गई बेटा, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ समझ में धीरे धीरे आपको आ रही होंगी। इसके बाद में अगर अपन दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आप देखते होगे बेटा,
कि मोमबत्ती आप जला रहे हो, लेकिन जब मोमबत्ती जल रही है वो तो एक आपके पास बेटा रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन बेटा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर मोमबत्ती पिघल रही है तो जो आपके पास पिघला हुआ मोम है आप उससे वापस मोमबत्ती बना सकते हो। इसका मतलब मोम का पिघलना भी आपका कौन सा परिवर्तन हो गया बेटा? भौतिक परिवर्तन। इसके बाद में आप देखते हो बेटा कि फलों से सलाद बनाना। तो आप देखते हो कि फलों को बीच से काटते हो और उसकी सलाद बनाते हो, तो क्या कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है क्या? नहीं बेटा, आपने उसका सिर्फ आकार बदला है। फलों से सलाद बनाना तो उसकी सिर्फ एक आकृति यानी कि शेप चेंज हुई है, बाकी जो आपके पास वो पहले जो प्रोडक्ट था, उत्पाद था, वो वैसे जैसा पहले था वैसे का वैसा अब है। उसके बाद में आता है आपका बेटा बर्फ का पिघलना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पानी का बर्फ में बदलना, बर्फ का पानी का बदलना जो कि है आपके पास एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आप देखते हो बर्फ यानी जैसे आप उसको फ्रीज में रखते हो या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखते हो, तो जो आपके पास पानी होता है वो ठोस स्टेट यानी कि बर्फ में जम जाता है, और जैसे ही आप उसको बाहरी वातावरण में लाते हो वो पानी के फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद में आप देखते हो बेटा लकड़ी का कटना, यानी कि जो आपके पास लकड़ी है, पदार्थ है, वो वैसे की वैसी है, बस उसकी क्या है बेटा? सिर्फ आकृति चेंज हुई है। तो आपके पास ये लकड़ी का कटना, ये भी कौन सा उदाहरण हो गया? एक भौतिक उदाहरण हो गया। जहां तक मुझे लगता है ये सब चीजें लगभग क्लियर हो गई, तो वापस से एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। देखो अपन पढ़ रहे हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें आपके पास पहला टॉपिक निकल गया था बेटा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। इसमें अपन पढ़ रहे हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो अपने पास डेफिनेशन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे बेटा? भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे बेटा? भौतिक परिवर्तन। अर्थात उसके मूल गुणों में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, जो उसके पहले के सिम्टम्स थे, गुण थे, वो वैसे भी पहले के जैसे थे, और जब उसको अपन ने काटा या उसके साथ जो भी किया अपन ने, और बाद में भी उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं है। अपने पास कोई लकड़ी है, उसको अपन ने काट दिया, तो क्या वो लकड़ी चेंज होगी क्या? नहीं बेटा, वो लकड़ी ही रहेगी। क्या है? या तो उसकी आकृति बदल जाएगी या सिर्फ शेप बदल जाएगी, बाकी अपने पास चीज़ें तो वो की वो ही रहेंगी। और इसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया बेटा, जैसे बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, फलों का सलाद में बनना, बर्फ का पिघलना एवं लकड़ी का कटना। ये आपके पास कैसे उदाहरण है बेटा? भौतिक परिवर्तन के। आगे अपन देखते हैं तो बेटा अपने पास दूसरा परिवर्तन निकल के आता है रासायनिक परिवर्तन। जो आपके पास बेटा भौतिक परिवर्तन था ना, उसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि भौतिक परिवर्तन में आपके पास कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, लेकिन आप देखोगे कि रासायनिक परिवर्तन होगा, उसमें आपके पास नया प्रोडक्ट बनेगा, नया उत्पाद बनेगा, या आपके पास नया पदार्थ बनेगा। भौतिक परिवर्तन में आपने देखा था कि आपके पास यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट था या आपके पास जो भी चीज़ें थी उनकी सिर्फ आकृति बदल रही थी, नहीं कि उनमें कोई नई चीज़ बन रही थी या कोई नया बदलाव आ रहा था। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? आपके पास नया बदलाव भी आएगा और आपको नई चीज़ें भी प्राप्त होंगी। जैसे आप देखते हो रासायनिक परिवर्तन में आप देखते हो बेटा जैसे वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। यानी कि जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे अपन ने एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मैंने कोयलों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कौन सी गैस बनी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास क्या प्राप्त हुआ बेटा? पाउडर, या इसकी नई शेप बनी है आपके पास। तो ये आपके पास कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा? एक रासायनिक। कौन सी बेटा? रासायनिक। क्यों हो गई? क्योंकि इसके अंदर आपको एक नया पदार्थ मिला है। क्या मिला है? एक नया पदार्थ, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो गई? रासायनिक। क्यों हुई है? क्योंकि आपने ऑक्सीजन को जलाया। पहले कार्बन यानी कोयले की शेप अलग थी, इसको आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो पहले तो वो शायद थोड़ा सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड अवस्था में था। बाद में आपने देखा कि ये किस फॉर्म में आ गया बेटा? पाउडर की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने देखा होगा कोयले को घर में जब आप खाना वाना बनाते हो चूल्हे के ऊपर, तो आपने देखा होगा जो आप घर में कोयला वगैरह जलाते हो तो वो पहले तो ठोस फॉर्म में होता है, हल्का हल्का, बाद में आप उसको जलाने के बाद में वो कैसे फॉर्म में आ जाते हैं? पाउडर की फॉर्म में। तो ये चीज़ें आपने घर पे देखी होगी। इसमें आपको हमने परिभाषा बताई बेटा कि वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है वह एक नया पदार्थ बनता है। क्या कहलाता है? आपका रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें आगे देखें तो बेटा जैसे आप देखते हो दूध का दही बनना में, आपके पास क्या बन रहा है बेटा? दूध का दही। तो आपको पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि दूध का जब दही बनता है तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। आप देखते हो बेटा पहले दूध कौन सी फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में, और बाद में आपने देखा तो दूध का जब दही बना तो ये थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो ये आपके पास एक नया पदार्थ बनाया। दही क्या बनाया बेटा? एक नया पदार्थ। तो ये आपके पास कौन सा परिवर्तन हो गया बेटा? एक रासायनिक परिवर्तन। और अगर अब मैं और भी कुछ नई चीज़ों की बात करूं तो ये हमेशा कैसा होता है? हमेशा स्थायी होता है। स्थायी का मतलब क्या आप दूध को वापस दही में कन्वर्ट कर सकते हो क्या बेटा? बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई चांस नहीं है। हमेशा ही क्या होता है? एक ही दिशा में चलता है। दूध से दही बन गया तो दही से क्या वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। नया पदार्थ बनाया, दूध से दही बनाया, नया पदार्थ बनाया आपके पास, बिल्कुल सही बात है, पुनः प्रारंभिक प्रवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आप वापस से दही को दूध बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। तो आपके पास बेटा ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो जहां तक मुझे लगता है ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा।
क्योंकि ये जो मैंने नोट्स अवेलेबल करवाए हैं आपको, जहाँ तक मुझे लगता है एकदम शॉर्ट फॉर्म में है, इनको समझने में कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद आते हैं अपन बेटा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अपन ने भौतिक परिवर्तन पढ़ा, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखे। अब इसके बाद में आते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या उदाहरण होते हैं, कैसे अपन इनको पहचान सकते हैं। तो आपको मैंने बता रखा है कि जैसे मान लो कोई भी वस्तु आपके पास जल रही है और आपको नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है, तो वो कौन से परिवर्तन में आएगा बेटा, रासायनिक परिवर्तन में। जैसे मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती जल रही है तो आपके पास जलने के बाद में आपको शायद गैस भी प्राप्त हो रही होगी और नया उत्पाद भी बन रहा होगा। तो क्या आप वापस से मोमबत्ती बना सकते हो या जले हुए पदार्थ की? बिल्कुल नहीं बना सकते बेटा। तो ये आपके पास कैसा कौन सा परिवर्तन होगा बेटा, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा आपके पास लकड़ी व कागज का जलना, तो आपको मैंने बताया था अभी, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास गैस बनी थी, सेम सिचुएशन भी इस पर अप्लाई होती है। लकड़ी व कागज जल रही है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लग रही है, बाहर में आप नमी के अंदर देखते हो, आप आयरन को बाहर रखते हो तो वो नमी से, बाहरी वातावरण में जो नमी होती है उससे अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक भूरे रंग की परत जमा लेता है, जो कि एक रासायनिक प्रक्रम होता है बेटा। इसके बाद में आके देखते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, इसको आप पहचान कैसे सकते हो। तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के बहुत से तरीके हैं। जैसे मान लो अवस्था में परिवर्तन, आप देखते हो कि पहले किस अवस्था में थी आपके पास अभिक्रिया और बाद में कौन सी अवस्था में आई। उसके बाद में रंग में परिवर्तन, आप देखते हो कि कोई कलर में डिफरेंस आया है या नहीं, कोई कलर में बदलाव हुआ है या नहीं। फिर देखते हो तापमान में परिवर्तन, आप देखते हो कि तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। आप तापमान ज़्यादा दोगे तो क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ होती है, कोई आपके पास प्रोडक्ट है, वो गैसीय अवस्था में आ जाता है। फिर देखते हो गैस का उत्सर्जन, यानी कि उसमें आप तापमान दे रहे हो तो सीधी सी बात है उसमें से गैस भी बाहर निकलेगी। फिर आप देखते हो बेटा कि जैसे आपके चैप्टर में भी दे रखा है, आप देखते हो कि जो आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, आप अपने चैप्टर की किताब, जो आपके पास किताब उसमें देखना, जो आपके पास मैग्नीशियम रिबन होता है वो ठोस होता है। कैसा होता है बेटा, ठोस होता है। लेकिन अगर आप उसको वायु की उपस्थिति में रखते हो ना, तो आपके पास वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मान लो आपके पास ये Mg है, क्या है बेटा, Mg क्या है आपके पास, मान लो ये Mg है। Mg की अभिक्रिया आप किसकी उपस्थिति में करवाते हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, MgO। क्या बन जाएगा बेटा, MgO। तो आपके पास ये क्या बन गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपके पास नया प्रोडक्ट बन चुका है बेटा, ठीक है। पहले आपके पास मैग्नीशियम कौन से फॉर्म में था बेटा, ठोस में, और बाद में आपने जब इसको वायु की उपस्थिति में करवाया तो आपके पास कौन सी स्टेट में आ गया बेटा, पाउडर की फॉर्म में। कौन सी स्टेट में आ गया बेटा, पाउडर। तो देखो बेटा इसमें आपके पास नया प्रोडक्ट बना है या नहीं, बना है, बिल्कुल सर सही बात है, नया प्रोडक्ट आपके पास बना है। उसके बाद में अगर आप देखो कि आपके जो चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसे रेगमाल से साफ क्यों करते हैं बेटा। रेगमाल से साफ इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके उस पर मैग्नीशियम छड़ पर ऑक्साइड की परत बना लेता है और ऑक्साइड की परत उसको जलने से रोकती है। तो बेटा आपको पता है अगर उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जमा लेगा मैग्नीशियम खुद के ऊपर, तो क्या वो जलेगा क्या, नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे अपन उसको रेगमाल से साफ करेंगे तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो अशुद्धियाँ हैं वो हट जाएंगी, और हटाने के बाद में अपन वापस उसको जलाएंगे तो वो रिबन आराम से जल जाएगा। दूसरा पॉइंट आपके पास रंग में परिवर्तन। बेटा रंग में परिवर्तन की पहचान कैसे करेंगे, आप देखते हो बेटा, आप एक बीकर लो, कुछ भी लो, जैसे मान लो उसके अंदर आप देखते हो, उसके अंदर आप एक लोहे की कील डाल दो, ठीक है, और उसके अंदर एक कॉपर सल्फेट का एक विलेन डाल दो, तो आप क्या देखोगे बेटा कि जो आपके पास लोहे की कील होगी उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कॉपर सल्फेट का क्या होता है, पहले हरा रंग होता है। तो ये क्या होता है, आपके पास जो आयरन होता है ना बेटा, ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर की जगह खुद ले लेता है, और क्या बना लेता है बेटा, फेरस सल्फेट। क्या बना लेता है बेटा, फेरस सल्फेट। इसके बाद में आपके पास आता है बेटा तापमान में परिवर्तन। आप देखते हो बेटा जब आपके पास कोई भी रिएक्शन होती है तो आप अभिक्रिया कोई भी करवा लो, तो देखना एक चीज़, आप जैसे आप उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पास नए नए प्रोडक्ट बनेंगे और उसी के साथ कुछ गैसें भी बाहर निकलेंगी। जैसे मान लो आप एक कांच की नली लो, सॉरी आप एक काम करो, आप एक शंक्वाकार फ्लास्क लो, उसके अंदर एक कांच की नली फिट करो, उसके ऊपर एक कॉर्क रखो, आप उसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलेन डालो और उसके अंदर छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाल दो, तो आप देखोगे बेटा उसमें क्या विक्रिया होगी। जैसे आप उसके अंदर उसको तापमान दोगे तो क्या होगा, जो जिंक है वो आपके हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो आप ये देखोगे कि तापमान परिवर्तन होने के कारण जो आपके पास नया प्रोडक्ट बना है वो क्या बन जाएगा, जिंक
सल्फेट। क्या बन जाएगा बेटा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसके बाद आप देखते हो बेटा अगली स्टेट आती है अपने पास गैस का उत्सर्जन। तो आप देख रहे हो जैसे तापमान बढ़ा रहे हो तो गैस बाहर निकल रही है। क्या हो रही है बेटा, गैस बाहर निकल रही है। तो इसमें गैस का उत्सर्जन आप देख रहे हो आप साफ तरीके से हो रहा है। उसके बाद में अपन अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण होता क्या है क्या नहीं होता इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे आप कोई भी अभिक्रिया देखते हो, जैसे मान लो आपके पास ये हो गया कार्बन हो गया बेटा, ये ऑक्सीजन हो गया, तो आप देख रहे हो बेटा ये जब कार्बन है ये अपन इसको किसके रूप में रख रहे हैं, प्रतीक के रूप में। ये ऑक्सीजन इसको भी किसके रूप में रख रहे हैं, प्रतीक के रूप में। फिर इसके आगे अपन एक एरो का चिन्ह डालते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रतीक है। और अपने पास जो नया प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है बेटा, CO2। तो अपने पास देखो बेटा डेफिनेशन में क्या दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों या प्रतीकों के रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया है। उसके बाद में देखते हो बेटा, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये लो बेटा मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बता रखा है, कार्बन को अपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो आपके पास क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब आप एक चीज नोटिस करना बेटा, जो आपके पास नई चीज बन के आ रही हो क्या बनेगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखते हो ये आपके पास कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। जो आपके पास LHS वाला पार्ट है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं बेटा क्रियाकारक या अभिकारक। यानी क्या होते हैं क्रियाकारक अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, भाग लेते हैं। आपके क्या कहलाते हैं बेटा, क्रियाकारक या अभिकारक। दूसरे आपके पास नया प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास क्या है बेटा, उत्पाद। क्या है बेटा, उत्पाद। इसको अपन बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड में। अब इसमें आप देखना बेटा, मैंने आपको अभिकारक की परिभाषा बताई या क्रियाकारक, इसमें साफ ऐसे लिख रखा है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिनके बिना रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है, आपके क्या कहलाते हैं बेटा, अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। अभिकारक मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं बेटा, उत्पाद का। देखो बेटा ये आपके पास LHS वाला जो पार्ट है ये क्या आपके पास, अभिकारक। आपके पास नया प्रोडक्ट क्या बना बेटा, क्या बना, खुद ही देखो, उत्पाद बना या नहीं। तो इसमें साफ बता रखा है बेटा, बिना रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं, अभिकारक कहलाते हैं। एवं अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा, उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो आपके पास अभिकारक होते हैं वो तो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, और जो आपके पास उत्पाद होते हैं बेटा वो राइट हैंड साइड होते हैं। इसके बाद में देखते हो आप बेटा रासायनिक समीकरण, ये आपके पास दो प्रकार के होते हैं बेटा रासायनिक समीकरण। एक तो होते हैं आपके पास संतुलित समीकरण, और एक आपके पास होते हैं असंतुलित समीकरण, जिसको आप कंकाली समीकरण भी बोल सकते हो। संतुलित समीकरण देखो बेटा किससे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणु व उत्पाद के परमाणु क्या होने चाहिए बेटा, बराबर होने चाहिए। जैसे मान लो आपके पास CO2 है, अगर कार्बन इस साइड एक है तो उस साइड भी अपने पास क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन इस साइड दो है तो इस साइड भी क्या होना चाहिए बेटा, दोनों। यानी कि दोनों प्रतीक आपके पास LHS और RHS दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बेटा, बराबर होने चाहिए। तो वो तो क्या हो जाएगा आपके पास संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा आता है आपके पास असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या होता है, अभिकारक के परमाणु व उत्पाद के परमाणु बराबर नहीं होते। जैसे मान लो आपके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, आपने इसको क्या बना दिया, CO, तो क्या ये बराबर है क्या बेटा, नहीं। तो ये आपके पास असंतुलित समीकरण है। उसके बाद में आता है Mg प्लस O2, MgO बन गया आपके पास। क्या आपके पास ये संतुलित है क्या बेटा, बिल्कुल नहीं है। बस यही आपके पास रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया होती है।